हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम थर्मोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और ये एक किप्स की बुक है जिसमें तमाम जो पास्ट पेपर एमसीक्यूज है वो रखे हुए हैं उन लोगों ने, जो भी ईटा के थे या फिर कि हम यूनिफिर टेस्ट कंडक्ट किए, यूएचएस से जो भी एमसीक्यूज कंडक्ट किए थे ओवरऑल जब हो रहा था टेस्ट, सो वो सारे इसमें रखे हुए हैं। तो हर चैप्टर वाइज किसी में 50, किसी में 60, किसी में 30, 40 इस तरह एमसीक्यूज होते हैं और वो सारे पास्ट पेपर के बेस पे होते हैं। तो अगर आप वो सॉल्व कर लें तो इजीली आपके एमसीक्यूज सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज को। मैं हूं मोहम्मद आसिफ, आपकी केमिस्ट्री का टीचर, और आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद आसिफ। पहला एमसीक्यूज है थर्मोकेमिकल इक्वेशन टेल अस। कह रहे हैं थर्मोकेमिकल एक इक्वेशन है। ठीक है, अगर थर्मोकेमिकल इक्वेशन टेल अस कह रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, तो देखो एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के भी बताएंगे कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है। सेकंड हमें क्या बताएंगे, सपोज प्रोडक्ट हम ले रहे हैं या रिएक्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, वो कौन से स्टेट में, सॉलिड में लिया है, लिक्विड में लिया है, और उनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन से स्टेट में। ठीक है, एक ये चीज भी बता रहा होता है। नंबर थर्ड, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक, ये भी हमें बता रहा होता है कि क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, कि हमें ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का भी बताते हैं, कौन सी फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। ठीक है, सेकंड एमसीक्यू, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। ये लेक्चर में मैं बता भी चुका हूं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो सम तमाम एनर्जी की होती है। और काइनेटिक एनर्जी में मैंने फिर बताया था कि उसमें तीन किस्म की मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है। ठीक है, तो ये सारी जो मोशंस वगैरह, जो सारी एनर्जी है इनके रिलेटेड, वो क्या कहलाती है, वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन एंथैल्पी दिए हुए है, एक्सटर्नल एनर्जी भी दिया हुआ है। ये याद रखना, यहाँ ना हो कि आप एक्सटर्नल एनर्जी को सेलेक्ट करें, इंटरनल एनर्जी ऑप्शन को आपने गौर से पढ़ना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो इधर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। नंबर थर्ड इज द टोटल हीट कंटेंट। टोटल हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन इज योर सिस्टम इज कॉल्ड। अच्छा, मैंने ये आपको बताया था लेक्चर के दौरान कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट होती है वो क्या होती है, वो डेल्टा एच। और डेल्टा एच क्या था, वो क्या था, हीट ऑफ कंटेंट था। ठीक है, सो एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट होगी वो कौन सी होगी, वो हीट ऑफ कंटेंट होगी। और ये भी आपको पता हो कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, हीट ऑफ कंटेंट ऑफ सिस्टम क्या होगा, वो इंथैल्पी होगा। ठीक है, और ये अगर ये भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम में भी इस तरह आ जाए कि टोटल हीट ऑफ कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, साथ में कांस्टेंट प्रेशर भी बोल दें, सो उस दौरान वो किसकी इक्वल होता है, आपने सिंपली क्या कह देना है कि इंथैल्पी की इक्वल होता है। हीट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एट, यहाँ पे हमने जब इंथैल्पी की हम मेजरमेंट कर रहे थे लेक्चर के दौरान, हमने डिटेल से इसको पढ़ा था। हमने कुछ कंडीशंस लिखी थी, उस कंडीशन में हमने कहा था कि जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो 1 मोलर होगी। और हमने ये कहा था कि जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा। और टेम्परेचर का भी हमने जिक्र किया था, 25 सेंटीग्रेड होगा, या फिर अगर केल्विन में किया जाए तो 298 केल्विन होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है कि जो रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर किस पे होती है, 298 केल्विन पे। सो नेक्स्ट टाइम ये पूछा जा सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी, तो 1 मोलर होगी। या फिर ये पूछा जा सकता है कि प्रेशर कितना होगा, तो 1 atm होगा। और अगर 25 सेंटीग्रेड लिख दिया होता तो वो भी हो सकता था। ठीक है, सो ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन का हमने लेक्चर में काफी डिटेल से डिस्कस किया था कि स्टेट फंक्शन वो होता है कि जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि वो किस पाथ से गया। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब हमने डिटेल में कहा था कि इंटरनल एनर्जी है उसको डिस्कस किया था, उसमें भी हमने कहा था कि वो स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह इंथैल्पी, प्रेशर, इसका सबने हमने कहा था कि ये स्टेट फंक्शन, इसकी इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। जबकि वर्क है, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं था, एक वर्क और दूसरा जो था वो हीट, ये दो, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। सो वर्क हो गया या हीट हो गया, ये स्टेट फंक्शन नहीं होंगे। बाकी वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी, ये सारे जो है ये स्टेट फंक्शन है। सही है। विच वन इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कह रहा है कौन सा जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो अगर किसी अमाउंट ऑफ मेटल पे डिपेंड करी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेट्स सपोज अगर वॉल्यूम है, पहले 1 लीटर वॉल्यूम था, अगर मैंने क्या कर दिया, एक और लीटर इसमें डाल दिया, मींस 2 लीटर हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना। ठीक है, इस तरह मास है 1 किलोग्राम था, मैंने क्या कर दिया, 1 किलोग्राम और ऐड कर दिया, 2 किलोग्राम कर दिया, मींस मैटर पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम वो इंक्रीज करेंगे तो मास इंक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह इंथैल्पी अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ा दें तो जाहिर बात है उसकी हीट ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, हीट ज्यादा होगी। लेकिन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो क्या है, ये तो पता होगा आपको, जो रेजिस्टेंस होती है, जो फ्लो में जब भी लिक्विड या फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें जो रेजिस्टेंस होती है, हम उसे क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो लेट्स सपोज अगर 1 लीटर है, 1 लीटर में एक विस्कोसिटी होगी, और मैंने कह दिया सपोज मैंने 2 लीटर लिया, तो किसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी, दोनों में विस्कोसिटी सेम होगी। वो तो 1 लीटर है, अगर लीटर बढ़ा दीजिए विस्कोसिटी तो बढ़ती नहीं। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि पहले 1 लीटर था तो उसकी 10 विस्कोसिटी थी, जब मैंने 2 लीटर कर दिया तो उसकी 20 हो गई। नहीं, विस्कोसिटी सेम ही रही है, बस हमने क्या कर दिया, अमाउंट बढ़ा दिया। तो कह रहे हैं ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही, अमाउंट बढ़ भी गई, 2 लीटर हो गई, लेकिन ये उस पे डिपेंड नहीं कर रही। सो विस्कोसिटी क्या होगा, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। नेक्स्ट है W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी इज एन एक्सप्रेशन फॉर, माइनस आ गया। ठीक है, इसका भी मैं काफी डिटेल से बता चुका हूं। अगर पॉजिटिव हुआ तब क्या होगा, और अगर नेगेटिव हुआ तब क्या होगा। तो हम देखो, वर्क ऑफ कंप्रेशन नहीं, ये बात तो नहीं है। फॉर वर्क डन ऑन सिस्टम, एक होता है वर्क डन ऑन सिस्टम और एक होता है वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है,
और यहाँ पे एक और टर्म भी होती है, कभी कांस्टेंट प्रेशर होता है, कभी साथ में कांस्टेंट वॉल्यूम दिया होता है। सो यहाँ पे देखा जाए तो कह रहे हैं ये वर्क जो है ये किस चीज पे, अगर वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, लेट सपोज जैसे थर्ड ऑप्शन है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो जीरो हो जाएगा, तो वर्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाले भी इनकरेक्ट है। सेकंड, वर्क डन ऑन सिस्टम या वर्क डन बाय सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और नेगेटिव का हमने कहा था अगर नेगेटिव हुआ मींस सिस्टम वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा वर्क डन बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ये भी हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड और लिक्विड के लिए जो इंथैल्पी होती है, हमने कहा था कि सॉलिड और लिक्विड में जो डेल्टा एच होता है, ठीक है, वो इक्वल है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब सॉलिड और लिक्विड में इतना खास चेंज आता नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। सो वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, हम उसे नेग्लिजिबल कहते थे, हम कहते हैं ये पूरी टर्म नेग्लिजिबल हो गई, मींस ये जीरो हो गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगी। सो उसमें सिर्फ हमारे पास ये दो टर्म बच जाती है। सो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड हमारे पास जो इंथैल्पी होगी वो किसकी इक्वल होगी? इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कहना है प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा? अगर देखी जाए इक्वेशन, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया मींस ये वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो जीरो हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज जीरो हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये सम जीरो आ जाएगी, सिर्फ हमारे पास बचेगी डेल्टा ई और यहाँ क्या बचेगा? क्यू वी। सिर्फ क्या हो जाएगी? क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई। सो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा एच, नहीं ये नहीं है। नेक्स्ट क्या है? ये भी नहीं है। ये थर्ड बी ऑप्शन क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई, और ये ऑप्शन कब करेक्ट होगा? जब यहाँ पे पी होता। अगर यहाँ पे पी होता एट कांस्टेंट प्रेशर तो वो किसकी इक्वल होगा? डेल्टा एच की इक्वल होगा, ठीक है। फॉर अ प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर हो प्रोसेस तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इसमें क्या होगा? क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्यूज देखें, 2H2 प्लस O2 इंटू 2H2, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और डेल्टा एच बताया हो, मतलब इंथैल्पी कितनी बताइए? इंथैल्पी बताइए -571.66 किलो जूल, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे जो हीट इवॉल्व हो रही है वो कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन दिया हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है, सॉरी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है थर्ड ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज, वाटर H2O बन रहा है, H2O बन रहा है और उसकी क्या दी हुई? इंथैल्पी दी हुई, तो ये तो फॉर्मेशन हो गया, और क्या हो गया? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। तो ऑप्शन देखिए सी इसको रखें, डी वाला नहीं है, ये सी ऑप्शन इसको रखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पे सिंपली कहा हुआ है कि डेल्टा एच क्या है? -571.66 है, और यहाँ पे अगर देखा जाए वाटर बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी गिवन है, इस पे आपने सही से सोचना है। इंथैल्पी डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एच से इसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। ये सिंपली हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है किस्म, ठीक है, लेकिन डेल्टा एच दिया हुआ है, सो यहाँ पे क्या कहोगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहोगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और जो हीट ऑफ कंबशन है वो तो सिंपल है, वो डिटेल में मैं बता चुका हूँ आपको लेक्चर में कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा हो तब हम उसे हीट ऑफ कंबशन कहते हैं, और उस दौरान जो हीट निकल रही है वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस हैव सेम वैल्यू बिकॉज़, कह रहे हैं कि सेम वैल्यू क्यों होती है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जो लेक्चर में मैं बता भी चुका हूं, कि स्ट्रांग एसिड हो गया या स्ट्रांग बेस हो गया, सो इनके लिए जो डेल्टा एच होता है, ठीक है, जो इनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू है वो सबके लिए सेम है, जो कि -57 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, -57.1 समथिंग इस तरह है, बस भी -57 लिखी। किसके लिए? स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के लिए, ये शर्त है। अगर सपोज वीक एसिड हो गया या स्ट्रांग बेस हो गया, ठीक है, या स्ट्रांग बेस हो गया वीक एसिड हो गया, ठीक है, अगर दोनों में चेंज आ गया या दोनों वीक हो गए तब ये सेम नहीं रहेगी, फिर सबके लिए डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के लिए ये डेल्टा एच क्यों सेम होता है? देखो एसिड जब स्ट्रांग है तो उससे सारे एच निकल रहे हैं, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा, और स्ट्रांग बेस है उसका मतलब क्या है? वो भी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा, मतलब OH सारे उससे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एच सारे, जब से कोई भी स्ट्रांग एसिड एच सारे निकल जाएंगे उससे, ठीक है। इस तरह बेस है, कोई भी बेस ले लो स्ट्रांग, उससे जो OH है वो भी सारे निकल जाएंगे। सो हर एसिड और बेस का जो स्ट्रांग है उसका जब रिएक्शन होता है तो सब में यही सेम रिएक्शन होते हैं कि H सबके निकल रहे हैं, OH भी सबसे निकल रहे हैं, और उनसे क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। सो इस वजह से सबके लिए क्या होती है? -57.1 किलो जूल में थे। अब पहला ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये इस स्टेटमेंट के मुताबिक ठीक नहीं है। ये ना कि आप ठीक कर दो, हाँ न्यूट्रलाइजेशन में तो सॉल्ट ही वाटर ही बनता है, हाँ वो ठीक है, लेकिन इस यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके मुताबिक सोचो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आयनाइज सब्सटेंस, ये भी नहीं है। द नेट केमिकल चेंज इन्वॉल्व कंबशन ऑफ H+ एंड OH आयंस टू फॉर्म H2O। तो कह रहे हैं, ये मैं बता चुका हूँ कि उसमें क्या बनता है, जो H नेट है और OH जो है वो सारे मिलके क्या बना रहे होते हैं? H2O बना रहे होते हैं। सो ये ऑप्शन क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया। विच वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कह रहा है कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का मैं काफी डिटेल आपको दे भी चुका था, और उसमें मैंने तमाम जो एक्सेप्शन केसेस थे वो भी आपको बताई हुए थे कि स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होता है जिसमें क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट क्या होती है? एमिट होती है। अब स्पॉन्टेनियस में कुछ ऐसी भी हो जाता है कि वो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है लेकिन हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। वो कौन सा था? मेल्टिंग, जो आइस था, ये मैं एग्जांपल भी दे चुका था उधर कि जब भी ऐसे भी हो सकता है, आइस तो मेल्ट हो रहा है, वो खुद ब खुद हो रहा है, लेकिन सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो एंडोथर्मिक है।
ठीक है। सो ये तो स्पॉन्टेनियस हो गया। एपोरेशन ऑफ लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे हो रही है, हीट देने की जरूरत नहीं है, ये भी स्पॉन्टेनियस है। NH4Cl डिसॉल्विंग इन वाटर, डायरेक्ट खुद डिसॉल्व हो जाएगा, ये भी स्पॉन्टेनियस है। फॉर्मेशन ऑफ NO फ्रॉम N टू O2, ठीक है, यहाँ पे हमें इसको हीट देनी होगी। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन मैंने लेक्चर के दौरान लिखा भी है, जिसमें हम हीट दे रहे होते हैं, ठीक है। सो ये रिएक्शन क्या है, ये हम इसे क्या कहेंगे, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको हमें हीट देनी पड़ेगी, तभी जाके जो NO है N2 से O2 से क्या बनेगा, NO बनेगा, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अगला एमसीक्यूज है, a synthesis reaction will occur spontaneous if heat of formation of product is, कह रहे हैं कोई भी सिंथेसिस रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद होगा, तो खुद ब खुद क्या होगा, डेल्टा एच जो है हम कहेंगे एक्सोथर्मिक को। कौन सा हो, एक्सोथर्मिक को, हीट इवॉल्व कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस खुद होगा। सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। सो अगर कह रहे हैं ऑप्शन देखो, लार्ज एंड नेगेटिव, डेल्टा एच कह रहे हैं या लार्ज हो नेगेटिव भी हो, स्मॉल हो नेगेटिव भी हो, लार्ज पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव ऑप्शन तो गलत हो गए इसमें। अब नेगेटिव यहाँ दोनों आ रहे हैं, एक स्मॉल आ रहा है एक लार्ज भी आ रहा है। अब स्मॉल भी ठीक है, हीट निकाल रहे, जाहिर बात है वो स्पॉन्टेनियस होगा, और लार्ज है वो भी स्पॉन्टेनियस होगा, नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन करें करें, क्यों, इसमें लार्ज हीट निकल रही है यानी मोर फेवरेबल है, ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा एज कंपेयर टू स्मॉल वाले का। सो हम वो ऑप्शन कलेक्ट करेंगे जिसमें क्या है, जैसे कह रहे लार्ज का हुआ है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज में बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि लार्ज हम सेलेक्ट करें या स्मॉल सेलेक्ट करें। सो आपने स्टेटमेंट को ऐसा देखना है जो मोस्ट सूटेबल हो, जो इसमें क्या करो आपका ये बेस्ट सूट करती है। सो इस दोनों में लार्ज वाला ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस, स्मॉल भी है लेकिन लार्ज वाला थोड़ा ज्यादा है, सो इस वजह से हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज, कह रहे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। देखो बॉन्ड एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म, मतलब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड जब टूटेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। मींस दोनों है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव इज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर बॉन्ड बन रहा है तो नेगेटिव, अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। A spontaneous process is unidirectional, real and irreversible। ये लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है वो यूनिडायरेक्शन होते हैं, रियल होते हैं, और वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, जो खुद ब खुद नेचुरल प्रोसेस भी इन्हें कहा जाते थे। और रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने कहा था कि ये इक्विलिब्रियम का केस होता है, कि ये स्पॉन्टेनियस भी शुरू होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी होता है, मींस मिड केस होता है इन दोनों का। तो इरिवर्सिबल में स्पॉन्टेनियस होते हैं, और रिवर्सिबल में कौन से होते हैं, वो दोनों चल रहे होते हैं, स्पॉन्टेनियस भी चल रहा होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी इसमें हो रहा होता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कहना न्यूट्रलाइजेशन जो हो रही है स्ट्रॉन्ग एसिड की या स्ट्रॉन्ग बेस की, ये भी मैं लेक्चर में बता चुका हूं कि ये कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद हो रहा होता है, और इस दौरान हीट रिलीज हो रही होती है। -57.1 किलो जाओ है तो माइनस है, मतलब ये हीट रिलीज करे, तो ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई। इस तरह बाकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए, वो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सही है। अ रिएक्शन इफ इट नीड एनर्जी टू स्टार्ट विद इट, कह रहे ये भी मैं बता चुका हूं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में, कि अगर कोई भी रिएक्शन है कि वो स्टार्ट होने के लिए एनर्जी ले ले, लेकिन जब एक बार स्टार्ट हो जाए तो दोबारा वो एनर्जी ना रिक्वायर करे, ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होते हैं। सॉरी यहाँ पे पहले से ऑप्शन काफी बार बार सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूँ ये कौन सा, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कि स्टार्टिंग में एक बार एनर्जी स्टार्ट करने के लिए लेता है और बाकी वो फिर क्या होता है, वो स्टार्ट ही रहता है, ठीक है। Which one is not the state function, कह रहे कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो स्टेट फंक्शन तो ये पहले मैं यहाँ पे बता भी चुका हूँ कि ही वर्क हो गया और हीट ये स्टेट फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे वर्क का ऑप्शन था, यहाँ पे हीट का दे दिया। मींस एमसीक्यूज ये लोग ऐसे दे रहे हैं कि बस ऑप्शन थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। सो आप सही से डिस्कस करें, सही से स्ट्रक्चर को पढ़ें, और मेरे लेक्चर को आप जरूर देखें। मैंने उसमें तमाम एमसीक्यूज बता रखे हैं, मतलब लेक्चर वाइज मैंने सारी डिटेल दी है, और डिटेल में वो सारे एमसीक्यूज यहाँ पे हम जो सारे कर रहे हैं वो सारे मैं लेक्चर में बता चुका हूँ। सो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने में काफी ईजी हो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंथैल्पी रिप्रेजेंट, इंथैल्पी क्या है, हीट ऑफ कांटेंट है, ठीक है। द क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये बताया था। तो ये इंथैल्पी क्या है, ये हीट ऑफ कांटेंट है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। बाकी ऑप्शन एनर्जी ऑफ स्टेट, रिएक्शन या एक्टिवेशन एनर्जी ये नहीं है। 1 कैलोरी ये तो पता होगा, 4.1 जाउल हो गया, ठीक है, ये सिंपल एनर्जी उसमें है। विच चेंज वुड हैव नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू, कह रहा है कौन से चेंज में नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू होगी। तो देखो सबसे पहले Na क्या हो रहा है, गैस में जा रहा है, सो यहाँ पे तो हीट देनी पड़ेगी, सॉलिड जा रही है किसमें, गैस में, सब्लिमेशन रिएक्शन, यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी। या ये Na जो गैस है इधर भी हीट देनी होगी, उसको हम आयनाइज कर रहे हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ये भी पॉजिटिव है, हमने इस एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, वो ले रहा है, इस दौरान ये हीट को क्या करेगा, इमिट करेगा। सो थर्ड ऑप्शन इज ये करेक्ट है। और बाकी ये Cl2 ये डिसोसिएशन भी हम हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। Cl2 ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे भी हीट देनी पड़ेगी। सो यहाँ पे इस तीनों रिएक्शन में हीट देनी पड़ेगी, जबकि इसमें डेल्टा एच नेगेटिव मतलब ये हीट को रिलीज करेगा। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द वन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक तो पता होना चाहिए, जो हीट क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है। ज्यादातर हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस है। टेक बेस ऑन हीटिंग, नहीं हीटिंग पे तो नहीं होती।
अकम्पेन्ड बाय फ्लेम, नहीं ये भी नहीं होते, फ्लेम कुछ भी नहीं देना होता। अकम्पेन्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, नहीं ये भी नहीं है। अकम्पेन्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट, एवोल्यूशन मतलब कि हीट निकाल रहा होता है, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, कह रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में कौन सी कंडीशन ठीक है? सो एंडोथर्मिक में देखा जाए तो सपोज ये रिएक्टेंट, मैं इसे हीट दूंगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा एंडोथर्मिक, और उससे क्या बनेगा? फिर प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे हीट इसकी अपनी एच आर है, और यहाँ पे क्या है? ये एच पी है। अब अगर देखा जाए एच आर मतलब इसकी जो हीट है उसमें और हीट गई, तब जाके क्या बना? प्रोडक्ट बना। मींस प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट की भी हीट से ज्यादा होगी। सो हम सिंपली क्या कहेंगे? एच पी वो ग्रेटर है हीट किससे? एच आर से। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? एच आर इक्वल, नहीं ये भी इक्वल नहीं, एच पी इज ग्रेटर देन, अच्छा ये ऑप्शन ठीक। और अगला कहते हैं एच आर, नहीं ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, सिंस द एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन द नेचुरल स्टेट इज टेकन टू बी जीरो, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड क्या है कि सपोज एक कंपाउंड बन रहा है, सो वो तो दोनों ही हो सकते हैं, या तो हीट अब्सॉर्ब करके बनेगा या हीट इमिट करके अब्सॉर्ब बनेगा। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो हीट अब्सॉर्ब करेंगे तब जाके बनेंगे, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो हीट इमिट करेंगे तब जाके बनेंगे। सो इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये वाला नहीं है, ठीक है, ये ए ऑप्शन नहीं है, ये जो डी ऑप्शन है, डी वन इसको रखे, मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव। मींस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अगर कोई कंपाउंड ऐसे है जो हीट इमिट कर रहा है, ठीक है, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कंपाउंड तो बन रहा होता है, हीट निकाल रहा होता है। इस तरह यूं भी जो एंडोथर्मिक है उसमें हीट अब्सॉर्ब करके कंपाउंड बन रहा होता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बी हाईएस्ट। देखो हाईएस्ट हमने कब कहा था? जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सो उस दौरान जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो क्या होगी? हाईएस्ट होगी, और वो कितनी होगी? 57.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, सबसे पहले NH4OH, ठीक है, ये वीक बेस हो गया और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, नहीं। सेकंड देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, डायरेक्ट इस पे टिक कर दो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, बाकी ऑप्शन की पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि देख लें तो यहाँ पे नीचे ये वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, ठीक है, और साथ में बेसिस लिखे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है, ठीक है। सो कभी एक वीक बेस दिया, कभी स्ट्रॉन्ग बेस एसिड दिया हुए साथ में, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया साथ में वीक एसिड दे दिए। सो कॉम्बिनेशन जब भी दोनों की स्ट्रॉन्ग होगी, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हो, तब ये हाईएस्ट है। और वो कितनी है? 57.1 या 7 जो भी है किलो जूल पर मोल, सही है। इन रिएक्शन देखो यहाँ पे दोबारा वो आ गया HCl और NaOH हो गया। अब यहाँ पे ये कौन सा न्यूट्रलाइजेशन है? और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। सो NaCl इस फॉर्म, ये एनर्जी बताई हुई है, क्या डेल्टा H, ये डेल्टा H क्या रिप्रेजेंट किया? तो सिंपल से एमसीक्यू से हीट ऑफ फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आर मेजर्ड, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, या तो 25 सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, या फिर 298 केल्विन का प्रेशर 1 atm और मोल कंसंट्रेशन कितनी लेंगे? 1 मोल, ठीक है। अच्छा एमसीक्यू से नेक्स्ट, इफ वर्क इज डन बाय सराउंडिंग द साइन विल बी, कहने अगर वर्क डन बाय सराउंडिंग, ठीक है, अगर बाय सराउंडिंग हो, यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था, अगर वर्क डन क्या हो? किस चीज पे हो? बाय सिस्टम हो। अगर सिस्टम करे तो वो नेगेटिव होगा। अब अगर सराउंडिंग करे तो सराउंडिंग वाला सिंपली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन ज्यादातर जब यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं इनमें मिस्टेक होती है, ठीक है। सो आपने ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ जो होगा ये ठीक ही होगा। जैसे यहाँ 25 का डी कह रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि डी नन ऑफ दी अबाव कह रहे हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो कभी भी इस तरह यहाँ पे डायरेक्ट देख के एमसीक्यूज को आपने सेलेक्ट नहीं किया, पहले खुद सॉल्व करें, खुद सही से समझे एमसीक्यूज को, उसके बाद ये ऑप्शन सिर्फ दिए होते हैं, लेकिन इसमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, सही है। इन मेनी प्रोसेस, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन मेनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सॉलिड एंड लिक्विड, ये पहले भी कर चुके हैं कि डेल्टा H इक्वल होगा डेल्टा E के। इफ Q is the heat added to the system, W is the work done by system and E is the change in internal energy then according to first law of thermodynamics। देखो कह रहे हैं क्यों हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, सिस्टम में ऐड हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव हो गई। वर्क डन बाय सिस्टम है, वर्क डन बाय सिस्टम क्या लेते हैं हम? नेगेटिव लेते हैं, सही है। एंड ई इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ई इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? सो सिंपली हम क्या कहेंगे? हमें पता है कि क्यू इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा ई, और वर्क डन क्या है? वो नेगेटिव, ठीक है, क्यों? वर्क डन बाय सिस्टम है, वर्क डन बाय सिस्टम हमेशा हम क्या लेते हैं? हम नेगेटिव लेते हैं। सो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये माइनस डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पॉजिटिव उधर जाए क्या हो जाएगा? नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, the value of enthalpy change for the process to represent the equation is equal to, ठीक है, n is equal to Na plus और 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। सो यहाँ पे मैंने काफी डिटेल से समझा रखा है, बॉर्न हाइपर साइकिल में भी बता रखा है, वहां पे हमने इस सबको डिस्कस किया था, रिएक्शन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ आयनाइजेशन, हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारा डिस्कस किया था। सो यहाँ पे ये क्या है? गैस में, और गैस में हम इसे आयनाइज कर रहे हैं। सो इस आयनाइज कर रहे हैं, तो हम इस कौन सी एनर्जी कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट है, ठीक है। 33 MCQs है, which of the following type of reaction is always endothermic enthalpy change, कह रहे हैं कौन सा जो है एंडोथर्मिक हमेशा रहेगा?
तो देखो न्यूट्रलाइजेशन तो नेगेटिव है, ठीक है, और ये लेक्चर में बता भी चुका हूँ कि एटमाइजेशन में हम हमेशा हीट देते हैं, उसको हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, हमेशा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये क्या होगा, सिंपली डायरेक्ट एटमाइजेशन को सेलेक्ट कर दें। और सोल्यूशन में एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, कुछ सोल्यूशन हीट एब्जॉर्ब कर रही है उसको डिसॉल्व करने में, कुछ ऐसे करती है कि उसमें आप चीज डिसॉल्व कर लेते, वो हीट एमिट करती है। जैसे अगर लाइमस्टोन आप देख रहे हो जो चूना टाइप कहते हैं, और उसे पानी में डाल तो वो हीट एमिट कर रही है, ठीक है, वो डिसॉल्व इस तरह नहीं हो पाती, और कुछ को हमें काफी हीट देनी पड़ती है। सो ये सोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि यहाँ पे जो एटमाइजेशन है वो हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, सही है। विच स्टेप ऑफ बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल हैज नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एच वैल्यू, ये पीछे एमसीक्यू से एक बार कर भी चुके हैं हम, कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा, यहाँ पे हमने किया था इसमें कि Cl1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो है तो वो नेगेटिव होगा सिंपली। तो यहाँ पे दोबारा वो इस तरह के एमसीक्यूज दे रखे हैं कि यहाँ पे जब वो बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल है, बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल में इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये ऐड हो रहा है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। थर्मोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, थर्मोकेमिस्ट्री सिंपली क्या स्टडी करते हैं पूरे चैप्टर में, हीट चेंज। अगर अभी तक आपने एमसीक्यूज देखा हो, हम सारे ये हीट चेंज की बात कर रहे हैं, ये हीट हो रही है, यहाँ पे हीट हो गई, यहाँ, तो ये सारा किस पे करता है, हीट चेंज की बात कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कह रहे कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। देखो फ्लो ऑफ वाटर हाई टू लोअर स्पॉन्टेनियस है, न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट ये भी क्या है, ये वो भी स्पॉन्टेनियस है। और जो वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, जिसमें जो ज्यादा ऑक्सीडेशन पावर जिसकी होती है वो अगले जो रेडिएशन पावर वाला है उसको डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे कहा जाता है। सो यहाँ पे पीस ऑफ जिंक जब एडिट किया जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो कलर डिसअपियर हो जाता है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, सही है, ये खुद ब खुद हो रहा होता है। जबकि NO का NO2 से और O2 से जो NO बन रहा है वो क्या है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, ये पीछे एक बार पहले भी एमसीक्यूज कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज ड्यू टू, काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, ये डिटेल से मैं लेक्चर में बता चुका हूं कि काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, पोटेंशियल वजह से, किस वजह से होती है। सो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो पहले जरूर आप लेक्चर इसका देखें, सही है। तो यहाँ पे ट्रांसलेटिव मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटिव मोशन, ये ऑल ऑफ द अबव है, काइनेटिक एनर्जी सबका बता रहा होता है। मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का भी काफी मैं बता चुका हूँ, कह रहे हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट बता दिए। तो ये तो स्टेट फंक्शन है, अगर यहाँ पे सपोज प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया या टेम्परेचर दिया हुआ, ये सारे क्या है, ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। और माइक्रोस्कोपिक कौन से होंगे, माइक्रोस्कोपिक वो होंगे जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड मतलब नहीं करते, किस्म के पाथ पे डिपेंड करते होते हैं। जैसे हीट और वर्क है, हीट और वर्क पाथ पे डिपेंड करते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। जबकि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ये सारे क्या चीजें हैं, ये केस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एनर्जी ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ फंक्शन। तो स्टेट ऑफ फंक्शन क्या था, यही प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की एग्जैक्ट वैल्यू थी, इनिशियल और फाइनल उसकी वैल्यू होती है। ये क्या हो, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये स्टेट फंक्शन ऑप्शन ठीक हो गया। एनी इमेजरी पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, कोई भी चीज अंडर स्टडी हो तो सिंपल डिफिनेशन है, सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग एंथैल्पी, कह रहे हैं जो मेजर एंथैल्पी हम मेजर करते हैं तो सारे अगर देखा जाए, जब भी हमने लेक्चर में सारी एंथैल्पी लिखी थी तो वो किस में थी, किलो जूल पर मोल था, ठीक है सबका, तो ये जूल्स में मेजर की जाती है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा इन लोगों ने ऑप्शन सी दे रखा है, लेकिन सी गलत है, यहाँ पे जिसने भी ये किया ये गलत है। ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, वो जाउल है, ठीक है, हम जाउल में से मेजर करते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट एलिमेंट इज नोन एज, फॉर्मेशन है तो सिंपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये तो सिंपल वहां पे फॉर्मेशन का वर्ड यूज हो गया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन वन मोल ऑफ कंपाउंड जब बना रहे हैं तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। कहना डिवाइस नोन एज डैश इज यूज्ड टू एक्यूरेट डिटरमिनेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसका मैंने वो डिटेल में बताया हुआ है कि इसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, ठीक है, ग्लास कैलोरीमीटर होता है, और कैलोरीमीटर होता क्या है, जो एंथैल्पी को मेजर करते हैं उसे कैलोरीमीटर कहा जाता है। तो जो मोस्ट एक्यूरेट है और सही से एंथैल्पी को मेजर करता है वो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ठीक है। कॉपर कैलोरीमीटर, वुडन ये नहीं है, ठीक है। पंजाब टेक्स्ट बुक्स में इन दो का जिक्र है, बॉम्ब कैलोरीमीटर का, ग्लास कैलोरीमीटर का। सो इसके रिलेटेड आप एमसीक्यूज आ सकते हैं उसमें, सही है। तो ये पता होना चाहिए कि जो मेन जो है वो कौन सा है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक्यूरेट और डिटरमिन जो डिटरमिनेशन होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वो कौन करता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर कर रहा होता है। बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल एनेबल अस टू कैलकुलेट, बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल में क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, हीट ऑफ कंबशन भी कैलकुलेट करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कैलकुलेट करते हैं, हीट ऑफ जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है उसे भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया ऑल ऑफ द अबव। द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस अकम्पेन अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड, कहना है जो भी कोई भी ऐसी स्टडी जो हीट चेंजेस में भी आ रहा है केमिकल रिएक्शन के दौरान तो वो तो सिंपल थर्मोकेमिस्ट्री हो गया। और इंटरनल एनर्जी के सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये सारे एमसीक्यू से थर्मोकेमिस्ट्री के तमाम जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये ऐसी बुक है, ये आपको मार्केट में अवेलेबल होगी, किप्स की बुक है, किप्स ने बना रखी, लेकिन ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 50-40 एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन काफी मजे के एमसीक्यूज होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें कि मैं, और कमेंट जरूर करना अगर आपको किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज में मसला आ रहा है, सो मैं वो आपको डिस्कस करूँ, या कोई ऐसी बुक जो आप अचानक कहना चाहते हो कि उसके एमसीक्यूज सॉल्व करके दें, चाहे वो किसी और किप्स की हो, कारवा हो, या फिर कोई ईटेक चैंपियन सीरीज हो, जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि वो एमसीक्यूज सॉल्व हो जाए, सो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी इसी तरह सॉल्व करेंगे।